नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम सिलिकॉन वैली के एक ऐसे लेजेंड की बात करने वाले हैं जिनकी सोच थोड़ी कह सकते हैं बाकियों से बिल्कुल अलग है। पीटर थील। उनकी किताब 0 to 1 ना सच में एक स्टार्टअप ब्लूप्रिंट है। और फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ कोई भारी भरकम बिजनेस वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि एक आम दुकान और दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप में आखिर क्या फर्क होता है। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले समझेंगे 0 to 1 आखिर किस चिड़िया का नाम है। फिर देखेंगे कि कंपटीशन को बुरा क्यों कहा गया है। उसके बाद पावर लॉ का मैजिक, मार्केटिंग के स्मार्ट तरीके, किसी भी नए स्टार्टअप के लिए 7 जरूरी सवाल, और आखिर में एक असली फाउंडर का दिमाग कैसा होता है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 0 to 1 आखिर है क्या? तो बात ऐसी है कि प्रोग्रेस यानी प्रगति दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या 1 से n तक जाना। इसका मतलब है जो चीज पहले से बनी हुई है बस उसी की कॉपी करते जाओ। जैसे आपके पास एक टाइपराइटर है और आपने 100 टाइपराइटर्स और बना दिए। ये बस विस्तार है, एक्सपेंशन है। लेकिन असली मैजिक होता है वर्टिकल प्रोग्रेस में, जिसे सीधा 0 से 1 कहते हैं। मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना। जैसे टाइपराइटर को थोड़ा और अच्छा बनाने की बजाय आपने सीधा कंप्यूटर या वर्ड प्रोसेसर ही बना दिया। जब भी कोई ऐसी नई चीज बनती है ना, तो वो होती है 0 से 1 की उड़ान। असली गेम चेंजर यही है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। कंपटीशन एक बुरा आइडिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन अच्छी चीज है, राइट? लेकिन अगर भविष्य को समझना है तो आज की चीजों को थोड़ा अलग चश्मे से देखना होगा। जो बातें स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती हैं उसमें तो सब अग्री करते हैं, लेकिन नया रास्ता वहां से निकलता है जहां इन बनी बनाई बातों पर सवाल उठाए जाते हैं। पीटर थील अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, वो कौन सा ऐसा बड़ा सच है जिस पर दुनिया के ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं होते? एक बार सोचकर देखिए। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि एक बिल्कुल यूनिक बिजनेस आइडिया तभी निकलता है जब आप उस सच को देख पाएं जिसे बाकी दुनिया पूरी तरह से इग्नोर कर रही हो। और यहां से आती है उनकी सबसे फेमस और बोल्ड स्टेटमेंट, कंपटीशन हारने वालों के लिए है। लिटरली कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। थोड़ा अजीब लगा ना सुनकर, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचें तो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में लंबे समय में कोई भी मुनाफा नहीं कमा सकता। अगर 10 कंपनियां एक ही जैसा काम कर रही हैं तो भारी प्राइस वॉर होगी, मार्जिन्स गिरेंगे और प्रॉफिट बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने में कोई समझदारी नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मोनोपोली बनाना। अब मोनोपोली शब्द सुनते ही शायद आपको लगे कि अरे ये तो बुरी बात है, इसमें तो ग्राहकों को लूटा जाता है। लेकिन यहां मोनोपोली का मतलब थोड़ा अलग है। इसका मतलब है अपने काम में इतना इतना ज्यादा बेहतरीन होना कि बाकी लोग आपसे मुकाबला ही ना कर सकें। जैसे गूगल सर्च इंजन की दुनिया में उनकी टेक इतनी शानदार है कि हम किसी और ऑप्शन के बारे में सोचते ही नहीं। या फिर फेसबुक का शुरुआती दौर, जिन्होंने अपने नेटवर्क इफेक्ट से माई स्पेस को ऐसे पीछे छोड़ा क्योंकि वो उनसे 10 गुना बेहतर थे। ऐसी मोनोपोली एक्चुअल में इनोवेशन को आगे बढ़ाती है। चलिए अब तीसरे विषय पर चलते हैं, पावर लॉ को समझना। ये पावर लॉ ना एक ऐसी चीज है जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। स्टार्टअप की दुनिया में सबको बराबर सक्सेस नहीं मिलती। कुछ गिनती की कंपनियां आगे चलकर इतनी बड़ी बन जाती हैं कि उनका प्रॉफिट बाकी सारी कंपनियों के टोटल प्रॉफिट से भी ज्यादा होता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, सच में दिमाग चकरा जाएगा। अमेरिका के जीडीपी में वेंचर कैपिटल का हिस्सा 0.2% से भी कम है, सिर्फ 0.2%। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कुल नौकरियों में से 11% जॉब्स उन्हीं कंपनियों से आती हैं जिन्हें वीसी फंडिंग मिली होती है। यही तो है पावर लॉ का कमाल। एक छोटी सी शुरुआत आगे चलकर पूरे सिस्टम को फ्यूल दे सकती है। और ये नंबर देखिए, $2 ट्रिलियन। दुनिया की 12 सबसे बड़ी टेक कंपनियां जिन्हें शुरू में वेंचर बैकिंग मिली थी, उनकी आपस में टोटल वैल्यू $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये अपने आप में बाकी सारी टेक कंपनियों को मिलाकर भी उनसे बड़ा नंबर है। इसीलिए किसी नए एंटरप्रेन्योर को सिर्फ एक नया बिजनेस शुरू करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या उनकी कंपनी इस एक्सट्रीम पावर लॉ का हिस्सा बन सकती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, मार्केटिंग और ग्रोथ। आपने कितना भी कमाल का प्रोडक्ट बना लिया हो, लोगों तक पहुंचेगा कैसे? यहां 2 अप्रोचेस का फर्क समझना जरूरी है। एक है वायरल मार्केटिंग।
इसमें प्रोडक्ट ही ऐसा होता है कि लोग अपने आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, जैसे फेसबुक या पेपैल। एक ने दूसरे को पेमेंट की और नेटवर्क ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। ये बहुत फास्ट और सस्ता होता है। दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, जहां वॉर्बी पाकर जैसे ब्रांड्स टीवी एड्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि चश्मे बेचना नेचुरली वायरल नहीं हो सकता। हर नए स्टार्टअप को शुरू में ही अपना सही तरीका चुनना होता है, क्योंकि भैया उनके पास करोड़ों का पीआर बजट तो होता नहीं है। बिना सोचे समझे मार्केटिंग में पैसा बहाना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है पेपाल की एक शुरुआती गलती। उन्होंने अपने एक पीआर स्टंट के लिए स्टार ट्रेक के फेमस एक्टर जेम्स डूहान को बुलाया। रिजल्ट बिल्कुल फ्लॉप। वहां आने वाले पत्रकारों को इस स्टंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सीख ये मिली कि चाहे जितना महंगा इवेंट कर लो, अगर आपके पास प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाने का एक ठोस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो सब बेकार है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, स्टार्टअप के साथ जरूरी सवाल। तो किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने से पहले एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। ग्रीन टेक कंपनियों के इतने बड़े फेलियर को ध्यान में रखकर पीटर थियल ने ये 7 सवालों का एक ढांचा बनाया है। किसी भी फाउंडर को आगे बढ़ने से पहले इन सवालों का सामना करना ही पड़ता है। चलिए इन 7 सवालों को एक एक करके देखते हैं। पहला, इंजीनियरिंग। क्या आप पुरानी चीजों में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं या कोई बिल्कुल नई और बेहतरीन टेक ला रहे हैं? दूसरा, टाइमिंग। क्या इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का यही सबसे बेस्ट वक्त है? तीसरा, मोनोपोली। क्या आप शुरू में ही किसी छोटे मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा करने वाले हैं? चौथा, पीपल। क्या आपके पास इस काम के लिए बिल्कुल सही टीम है? पांचवां, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट तो बन गया, पर क्या उसे ग्राहकों तक पहुंचाने का कोई सॉलिड रास्ता है? छठा, ड्यूरेबिलिटी। क्या 10-20 साल बाद भी आपका यह बिजनेस ऐसे ही टिक पाएगा? और आखिरी, सीक्रेट। क्या आपने कोई ऐसा सीक्रेट या अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली है जो बाकी सारी दुनिया मिस कर रही है? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, फाउंडर का असली किरदार। इसे द फाउंडर्स पैराडॉक्स कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, स्टीव जॉब्स से लेके मार्क जुकरबर्ग तक जो भी बड़े सक्सेसफुल फाउंडर्स होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब होती है। वो अपने आसपास के लोगों से काफी अलग होते हैं। उनका नेचर किसी ना किसी एक्सट्रीम पर होता है। और पता है, उनकी इसी एक्सट्रीम खासियत की वजह से उनकी टीम उनके प्रति एकदम वफादार हो जाती है और वो ऐसी चीजें बना जाते हैं जो दुनिया बदल देती हैं। मतलब एक ही इंसान के अंदर बहुत ब्रिलियंट और थोड़ा क्रेजी होने का कॉम्बिनेशन। अब ये आम जिंदगी जीने के लिए तो शायद बहुत खतरनाक और अशांत हो सकता है, लेकिन इनोवेशन के लिए ये एकदम ताकतवर चीज है। हमारे समाज और बिजनेस की दुनिया को ऐसे असाधारण लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके बिना हम बस वही पुरानी चीजें थोड़ा थोड़ा बदलकर बनाते रहेंगे। नई दुनिया का निर्माण इनके थोड़े पागलपन के बिना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। क्या हमारा आने वाला कल बस गुजरे हुए कल की एक नकल होगा, यानी एक स्टैग्नेशन होगा, या फिर हम 0 to 1 का सफर तय करके एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जिसके बारे में किसी ने आज तक कल्पना भी ना की हो? एक बार सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको बिजनेस और इनोवेशन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक नया सोचते रहिए। सफलता का सबसे बड़ा नियम क्या है? बचपन से ही मतलब हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बिठा दी जाती है कि जो कंपटीशन है यानी प्रतिस्पर्धा, वो हमेशा अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल, हमें स्कूल से ये सिखाया जाता है। सही कहा। हमें बताया जाता है कि इससे बाजार में सुधार होता है, ग्राहकों को फायदा मिलता है और सबसे बेहतरीन लोग उभर कर सामने आते हैं। लेकिन क्या हो अगर सिलिकॉन वैली के सबसे प्रभावशाली और सफल विचारकों में से एक ये कहे कि कंपटीशन सिर्फ हारने वालों के लिए है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये केवल कोई खोखला दावा नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जिसने पिछले 2 दशकों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े और मतलब क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल्स को जन्म दिया है। हाँ, और ये एक ऐसा नजरिया है जो पारंपरिक बिजनेस स्कूलों में सिखाई जाने वाली हर बात को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो ठीक है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव का जो पूरा आधार है वो पीटर थील की बेहद मशहूर और वैचारिक रूप से उथल-पुथल मचा देने वाली किताब 0 to 1 और उनके कई रिसर्च नोट्स और वेंचर कैपिटल विश्लेषणों पर टिका है। हाँ, और थील कोई साधारण नाम नहीं है टेक की दुनिया में। एग्जैक्टली। हमारा मिशन आज ये समझना है
कि दुनिया की सबसे सफल यूनिकॉर्न कंपनियां आखिर बनती कैसे हैं। मतलब ये वो कंपनियां हैं जो सिर्फ बाजार का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि पूरे के पूरे बाजार को ही जन्म देती हैं। सही बात है। और हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे साधारण प्रगति से हटकर दुनिया को बदलने वाले आइडियाज विकसित किए जाते हैं। तो इस पूरे विचार को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले पीटर थील के बैकग्राउंड और उस लेगेसी को समझना होगा जिसे पेपाल माफिया कहा जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, पीटर थील कोई आम विश्लेषक या सिर्फ एक लेखक नहीं है। उन्होंने पेपैल की सह स्थापना की थी। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेपाल को बेचने के बाद उस कंपनी के शुरुआती कर्मचारियों और संस्थापकों के एक छोटे से समूह ने आगे चलकर टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन और यूट्यूब और येल्प जैसी कंपनियां भी। एग्जैक्टली मतलब कई अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी कर दी उन्होंने। ये कोई तुक्का नहीं हो सकता। मतलब एक ही छत के नीचे काम करने वाले कुछ लोग अचानक से दुनिया की दिशा तय करने वाली अलग-अलग कंपनियां नहीं बना सकते जब तक कि उनके पास चीजों को देखने का कोई एक खास, साझा और बिल्कुल अलग नजरिया न हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वो नजरिया प्रगति यानी प्रोग्रेस को लेकर है। इस रिसर्च में प्रगति को बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, वो 2 हिस्से कौन से हैं? पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। इसका सीधा सा मतलब है 1 से n तक जाना, यानी जो चीज पहले से काम कर रही है उसी की नकल करना और उसे बड़े पैमाने पर फैलाना। थील इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो मान लीजिए कि कहीं एक टाइपराइटर रखा है। कोई उस टाइपराइटर को देखता है और एक फैक्ट्री लगाकर ठीक वैसे ही 100 और टाइपराइटर बना देता है, फिर उन्हें पूरी दुनिया में बेच देता है। हाँ, बिल्कुल यही। तो ये 1 से n की प्रगति है। इसमें कुछ नया नहीं बना, बस एक ही चीज को फैला दिया गया। वहीं दूसरी तरफ है वर्टिकल प्रोग्रेस। इसका मतलब है 0 से 1 तक जाना, यानी कुछ ऐसा इजाद करना जो पहले कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वाव! ये पूरी तरह से मौलिक होता है। इसे ही इस पूरी फिलॉसफी में टेक्नोलॉजी कहा गया है। अगर उस टाइपराइटर को देखकर कोई 100 नए टाइपराइटर बनाने के बजाय एक वर्ड प्रोसेसर बना दे या कंप्यूटर का आविष्कार कर दे, तो ये 0 से 1 का सफर है। मतलब 0 से 1 जाने का मतलब है पहिए का आविष्कार करना। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। जबकि 1 से n का मतलब है बस एक ठेले में और ज्यादा पहिए जोड़ते जाना। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। क्या ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है, यानी चीजों को दुनिया भर में फैलाना, ये पूरी तरह से व्यर्थ है? मतलब दुनिया भर में करोड़ों लोगों को ग्लोबलाइजेशन से फायदा भी तो मिला है। नहीं, ये व्यर्थ नहीं है। दुनिया को दोनों की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा खतरा छिपा है। अगर दुनिया सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस करती रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर विकासशील देश पूरी तरह से पश्चिमी देशों की 20वीं सदी वाली जीवन शैली की नकल करने लगे, उसी पुरानी ऊर्जा तकनीक, उसी प्रदूषण वाले मॉडल के साथ, तो पर्यावरण और संसाधनों का क्या होगा? ओहो, दुनिया का दम घुट जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए दुनिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए 0 से 1 वाले आविष्कारों की सख्त जरूरत है। बिना नई तकनीक के सिर्फ पुरानी चीजों का विस्तार हमें विनाश की ओर ले जाएगा। ये एक बहुत ही डरावना लेकिन मतलब तार्किक सच है। भविष्य वही लोग बनाते हैं जो 0 से 1 का सफर तय करते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि 0 से 1 जाने का मतलब कुछ बिल्कुल अनोखा करना है, कुछ ऐसा जो किसी और के पास ना हो, ये हमें इस पूरे डीप डाइव के सबसे विवादास्पद विचार की ओर ले जाता है। हाँ, जो कि प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार की बहस है। हाँ, थील का तर्क है कि पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा असल में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये बात बहुत ही अटपटी लगती है मुझे, क्योंकि हम तो हमेशा यही मानते आए हैं कि कंपटीशन ही पूंजीवाद का इंजन है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर पूंजीवाद का मूल उद्देश्य पूंजी या मुनाफा कमाना है, तो प्रतिस्पर्धा असल में उस मुनाफे को ही खा जाती है। अर्थशास्त्र में जिसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है, वहां मुनाफा हमेशा शून्य की तरफ गिरता है। इस बात को कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू इलाके के एक रेस्टोरेंट वाले उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जो रिसर्च में भी दिया है। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। मान लीजिए किसी ने वहां एक नया रेस्टोरेंट खोला। उस इलाके में पहले से ही दर्जनों और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। अब उन सभी को एक ही सीमित ग्राहक वर्ग के लिए आपस में लड़ना है।
नतीजा क्या होगा? उन्हें अपने खाने के दाम कम रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, उनके पास कोई खास प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ेगा? वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर। सही बात है। रेस्टोरेंट का मालिक चाहकर भी उन्हें अच्छा वेतन या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका रेस्टोरेंट घाटे में चला जाएगा और बंद हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का ये वो कड़वा सच है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, ये एक तरह का अस्तित्व बचाने का संघर्ष बन जाता है। और इसकी ठीक विपरीत है मोनोपोली यानी एकाधिकार। एक मोनोपोली वाली कंपनी जैसे गूगल को देखिए, उनके पास सर्च इंजन मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा है कि उन्हें रोजमर्रा की प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं करनी पड़ती। उनके पास अथाह मुनाफा है। और ये जो अथाह मुनाफा है, यही उन्हें भविष्य के बारे में, लंबी अवधि के रिसर्च के बारे में सोचने की आजादी देता है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि अपनी नैतिकता के बारे में सोचने की विलासिता यानी लग्जरी भी देता है। ये एक बहुत ही नया नजरिया है। मतलब जब आप रोज के सर्वाइवल की लड़ाई नहीं लड़ रहे, समाज और दुनिया के बारे में कुछ बड़ा सोच सकते हैं। एग्जैक्टली। गूगल का जो पुराना मोटो था, डोंट बी ईविल, थील के अनुसार वो केवल एक पीआर स्टंट नहीं था। अच्छा। हाँ, ये इस बात का सबूत था कि उस कंपनी के पास इतना पैसा था कि वो ये तय कर सके कि उसे क्या नहीं करना है। जो कंपनियां बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनके पास नैतिकता के बारे में सोचने का मार्जिन ही नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जब लोग मोनोपोली शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत कोई ऐसा क्रूर कॉरपोरेशन आता है जो सरकार से लाइसेंस लेके बैठ गया है। हाँ, जिसने कृत्रिम रूप से बाजार में कमी पैदा कर दी है और जो ग्राहकों को लूट रहा है। बिल्कुल। तो क्या एकाधिकार ग्राहकों और समाज के लिए बुरा नहीं है? यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। थील ऐसी मोनोपोली का समर्थन नहीं करते। वे जिस चीज की वकालत कर रहे हैं वो है क्रिएटिव मोनोपोली। क्रिएटिव मोनोपोली मतलब एक ऐसी कंपनी जो समाज में कुछ इतना नया, इतना क्रांतिकारी और इतना बेहतर लाती है कि लोग खुशी-खुशी उसे अपनाते हैं। हाँ, और उसके आसपास कोई दूसरा टिक ही नहीं पाता। जैसे जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था तो उन्होंने किसी पुरानी मोबाइल कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, उन्होंने बस एक नया मार्केट ही खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और एक और मजेदार पहलू ये है कि जो क्रिएटिव मोनोपोली वाली कंपनियां होती हैं, वे कभी ये स्वीकार नहीं करती कि वो मोनोपोली हैं। अरे हाँ, वे हमेशा अपने आप को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश करती हैं। गूगल कभी नहीं कहेगा भी सर्च में उसका एकाधिकार है। वे कहेंगे कि वे एक बहुत बड़ी छोटा सा हिस्सा है जो एप्पल और अमेज़न से लड़ रहे हैं। और वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एंटी ट्रस्ट कानून और सरकारी एजेंसियां उनके पीछे ना पड़ जाएं, राइट? एग्जैक्टली। और जो रेस्टोरेंट वाले जैसी स्थिति में होते हैं, जो भयंकर प्रतिस्पर्धा में पिस रहे होते हैं, वे खुद को अनोखा बताने के लिए अपनी मार्केट को झूठा रूप से बहुत छोटा करके पेश करते हैं। हाँ, जैसे कोई कहेगा हम पूरे शहर में इकलौते हैं जो मंगलवार को खास तरह का ब्रिटिश खाना खिलाते हैं। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि ग्राहकों को बस खाना खाना है, वे कहीं भी जा सकते हैं। कोई एकाधिकार नहीं है, बस एक धोखा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि अगर किसी को 0 से 1 की छलांग लगानी है और एक क्रिएटिव मोनोपोली बनानी है तो उसे कुछ ऐसा खोजना होगा जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा। बिल्कुल। और इस पूरी फिलॉसफी में इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, जिसे सीक्रेट यानी रहस्य कहते हैं। हाँ, एक शानदार बिजनेस का पूरा आधार एक बेहतरीन इंटरव्यू सवाल में छिपा है, जिसे थील अक्सर पूछते हैं। सवाल है, वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? ये सवाल इतना सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही खौफनाक है। सच में,
क्योंकि इंसानी फितरत है भीड़ के साथ चलना। हम वही बातें मानते हैं जो पूरा समाज मानता है। अगर हम कुछ ऐसा कहें जो बाकी लोग गलत मानते हैं तो हमें डर लगता है कि लोग हमें बेवकूफ या पागल समझेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि महान कंपनियां ऐसे ही रहस्यों पर बनती हैं। रिसर्च स्पष्ट रूप से दो तरह के रहस्यों की बात करती है, प्रकृति के रहस्य और इंसानों के रहस्य। तो प्रकृति के रहस्य वो हैं जो भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग में छिपे हैं, जिन्हें खोजना मुश्किल है, लेकिन वे निष्पक्ष हैं। हाँ, और इंसानों के रहस्य वो हैं जो लोग खुद के बारे में नहीं जानते, या जो वे दूसरों से छिपाते हैं, या फिर ऐसे नियम जिन्हें पूरे समाज ने मान लिया है लेकिन असल में उनका कोई आधार नहीं है। एयरबीएनबी का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका रहस्य ये था कि अजनबी लोग खुशी-खुशी एक दूसरे के घरों में रुकेंगे। हाँ, जब एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने ये आइडिया निवेशकों को सुनाया तो उनका मजाक उड़ाया गया था। एक इंसानी रहस्य खोज लिया था कि अगर एक सही रेप्यूटेशन सिस्टम और डिजाइन हो तो लोग अजनबियों पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, और उबर का भी बिल्कुल यही रहस्य था, अजनबियों की गाड़ी में बेझिझक बैठ जाना। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये खजाने की खोज जैसा है। खजाने की खोज? मतलब कैसे? मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया के सारे बड़े आइडिया पहले ही खोजे जा चुके हैं। लोग सोचते हैं कि दुनिया फ्लैट हो चुकी है, कोई खजाना नहीं बचा। हाँ, ये तो आम सोच है। लेकिन सच ये है कि खजाना वही मिलेगा जहां बाकी लोग जाने से डर रहे हैं या जहां वे आंखें बंद किए बैठे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी को वो रहस्य मिल गया, एक ऐसा सच जो दुनिया नहीं जानती। अब सवाल ये उठता है कि उस रहस्य को हकीकत में कैसे बदला जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर एक अरबों डॉलर की कंपनी कैसे खड़ी की जाए। यहीं पर आज की सिलिकॉन वैली के सबसे लोकप्रिय मॉडल और थील के विचारों में एक बहुत बड़ी टक्कर होती है। मैं बात कर रही हूँ लीन स्टार्टअप मॉडल की। ओह हाँ, लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप तो आज की दुनिया की गीता बन चुका है। लाइक छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट में डालो, कस्टमर फीडबैक लो और फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव करते रहो। और थील इस पूरी विचारधारा के सख्त खिलाफ है। अच्छा? हाँ, लीन स्टार्टअप मॉडल को वे अनिश्चित आशावाद या इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि लोग ये तो मानते हैं कि भविष्य बेहतर होगा, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती कि वो भविष्य कैसा दिखेगा। वे बस छोटे छोटे प्रयोग करते रहते हैं, ए/बी टेस्टिंग करते हैं और बाजार के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा विरोध करूंगी। क्या ये समझदारी नहीं है? बिना लगातार कस्टमर फीडबैक के एक ही बड़े विजन पर करोड़ों डॉलर और सालों का समय दांव पर लगा देना तो बहुत बड़ा जोखिम है ना? ये डर वाजिब है। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि आप बस एक कमरे में बैठकर कुछ बनाते रहें जो शायद किसी को चाहिए ही नहीं? देखिए, इस रिसर्च में जो तर्क दिया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। वे कहते हैं कि डार्विनवाद या एवोल्यूशन अन्य चीजों में अच्छा हो सकता है, लेकिन स्टार्टअप्स में इंटेलिजेंट डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है। मतलब एक स्पष्ट और साहसिक विजन। एग्जैक्टली। अगर कोई सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करता रहेगा तो वो कभी भी 0 से 1 की छलांग नहीं लगा पाएगा। वो बस एक पुराने प्रोडक्ट का थोड़ा सा बेहतर वर्जन बना पाएगा। ये बात तो सोचने वाली है। एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि एक बुरा प्लान किसी प्लान के न होने से बेहतर है। तुच्छता का जोखिम उठाना, यानी जीवन भर छोटे छोटे महत्वहीन काम करते रहना, दुस्साहस के जोखिम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। स्टीव जॉब्स का उदाहरण मुझे याद आ रहा है। उन्होंने आईफोन बनाने से पहले फोकस ग्रुप्स का इंतजार नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया था। उनके पास एक निश्चित और साहसिक विजन था जिसे डेफिनेट ऑप्टिमिज्म कहेंगे, और उन्होंने उसे हकीकत में बदला। हाँ, उन्होंने कस्टमर से नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने कस्टमर को बताया कि उन्हें क्या चाहिए। तो अगर कोई फाउंडर एक निश्चित विजन के साथ सब कुछ दांव पर लगा रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो बस हवा में तीर नहीं चला रहा है? क्या इस साहसिक विजन को जांचने का कोई तरीका है? हाँ, थील के रिसर्च नोट्स में 7 प्रश्नों की एक सख्त चेकलिस्ट है। ये कोई साधारण चेकलिस्ट नहीं है। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है जो ये तय करता है कि कोई आइडिया दुनिया बदल सकता है या नहीं। वाओ! तो आइए देखते हैं कि वास्तविक दुनिया में ये कैसे काम करती है। इन 7 सवालों को रटना काफी नहीं है, बल्कि उदाहरणों से समझना होगा। बिल्कुल। 2000 के दशक में क्लीन टेक नाम से कई हरित ऊर्जा कंपनियों की बाढ़ आई थी। दुनिया भर का पैसा उनमें लगाया गया, लेकिन वे लगभग सभी बुरी तरह फेल हो गईं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन 7 सवालों को नजरअंदाज कर दिया था। सबसे पहला सवाल है इंजीनियरिंग का,
क्या तकनीक मौजूदा विकल्पों से 10 गुना बेहतर है? क्लीनटेक कंपनियों यहीं फेल हो गईं। मतलब उनकी तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी। उनकी तकनीक सिर्फ 10 या 20% बेहतर थी, जिसे बाजार आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। और दूसरा सबसे बड़ा धोखा टाइमिंग का था। क्या ये सही समय है? क्लीनटेक कंपनियों ने सोचा कि बस अब हरित ऊर्जा का ही समय है, लेकिन बाजार उस वक्त उस तकनीक को इतनी महंगी कीमत पर अपनाने के लिए तैयार नहीं था। सही बात है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मोनोपोली। क्या आप शुरुआत एक बहुत छोटे मार्केट से कर रहे हैं जिस पर आप पूरा कब्जा कर सकें? और यहीं पर उन कंपनियों ने सबसे बड़ी गलती की। वे सीधे $1 ट्रिलियन के ग्लोबल ऊर्जा बाजार से टकराना चाहते थे। हाँ, जब आप एक विशाल बाजार में प्रवेश करते हैं तो आप एक छोटी मछली होते हैं जिसे बड़ी मछलियां खा जाती हैं। इसके ठीक विपरीत टेस्ला का उदाहरण देखिए। टेस्ला ने इन सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए ना। एग्जैक्टली। उनकी टेक्निक सच में बेजोड़ थी। उनकी टाइमिंग एकदम सही थी। उन्हें सरकार से करोड़ों डॉलर का लोन ठीक उसी समय मिला जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मोनोपोली के मोर्चे पर उनका कदम मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? टेस्ला ने कोई सस्ती पारिवारिक कार बनाने से शुरुआत नहीं की, जो कि एक विशाल मार्केट है। उन्होंने एक बहुत ही महंगी हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार टेस्ला रोडस्टर बनाई। एक बहुत ही छोटा बाजार। हाँ, सिर्फ वो अमीर लोग जो पर्यावरण के प्रति जागरूक दिखना चाहते थे और जिन्हें तेज कारें पसंद थीं। टेस्ला ने उस छोटे से बाजार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। वहां उनकी मोनोपोली बन गई और फिर वहां से उन्होंने अपने बाजार का विस्तार किया। बिल्कुल। इसके बाद चौथा सवाल आता है टीम या लोगों का। क्या टीम सही है? क्लीनटेक कंपनियां अक्सर इंजीनियरों की जगह सूट पहने सेल्समैन द्वारा चलाई जा रही थीं, जिन्हें तकनीक की कोई गहरी समझ नहीं थी। जबकि टेस्ला की टीम इंजीनियरिंग के दिग्गजों से भरी थी। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। ये वो हिस्सा है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अक्सर जो तकनीकी पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं, जो शानदार कोड लिखते हैं या अद्भुत मशीनें बनाते हैं, वो सेल्स और मार्केटिंग को बहुत नीची नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद ही बिक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इस रिसर्च में एक बहुत ही कड़वा सच लिखा है। बेहतरीन सेल्स हमेशा छिपी हुई होती है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। लोग सोचते हैं कि सेल्स का मतलब सिर्फ एक सूट पहनकर दरवाजे खटखटाना है, लेकिन जो लोग एडवर्टाइजिंग बेचते हैं उन्हें अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। हाँ, जो कंपनियां बेचते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर कहा जाता है, और जो खुद को बेचते हैं उन्हें राजनेता कहा जाता है। ये बहुत ही सटीक बात है। अगर कमरे में कोई सेल्स पर्सन नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो सेल्स पर्सन आप खुद हैं। एग्जैक्टली। बिना किसी ठोस डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति के बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक भी दम तोड़ देती है। खैर, इसके बाद छठा सवाल है ड्यूरेबिलिटी यानी लंबी उम्र का। क्या ये बिजनेस 10 या 20 साल बाद भी टिका रहेगा? टेस्ला का ब्रांड और उनकी बैटरी तकनीक इतनी आगे निकल गई कि बरसों तक कोई दूसरी कार कंपनी उनके आसपास नहीं आ सके। और अंत में सातवां सवाल वही है जिस पर हमने पहले चर्चा की, सीक्रेट। क्या आपने कोई ऐसा अनोखा अवसर पहचाना है जो दूसरों को नहीं दिख रहा? अगर कोई कंपनी इन 7 सवालों में से 5 या 6 का भी ठोस जवाब दे देती है तो उसकी यूनिकॉर्न बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या ये 0 से 1 की फिलॉसफी, मोनोपोली की बातें और ये 7 सवाल सिर्फ सिलिकॉन वैली के उन कुछ लोगों के लिए हैं जो अगली $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हैं? ये सोचने की एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये केवल स्टार्टअप बनाने की गाइड बुक नहीं है, ये असल में सोचने का एक नजरिया है। मतलब ये हम सबके लिए है। बिल्कुल। ये ज्ञान किसी भी इंसान के लिए प्रासंगिक है, चाहे वो अपने करियर की शुरुआती दौर में हो या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो। अगर कोई बस भीड़ की अंधी दौड़ में शामिल है, यानी उस 1 से N वाली प्रतिस्पर्धा में फंसा है, हाँ, वही कर रहा है जो बाकी सब कर रहे हैं, तो वो हमेशा संघर्ष करता रहेगा, उसी माउंटेन व्यू के रेस्तोरां की तरह। सफलता का रास्ता अपनी खुद की क्रिएटिव मोनोपोली बनाने में है। कुछ ऐसा खोजना जो कोई और नहीं कर रहा, कोई ऐसा कौशल विकसित करना जो सिर्फ आपके पास हो, और अपना खुद का रहस्य खोजना। सही बात है। प्रतिस्पर्धा में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय खुद को इतना अनूठा बना लेना कि कोई और रेस में बच ही नहीं। तो चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल। हमने देखा कि हर बड़ी छलांग किसी अनसुने रहस्य पर टिकी होती है, किसी ऐसे सच पर जिसे बाकी दुनिया झूठ मानती है। तो आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया के दौर में, जब हर कोई एक ही जैसी बात कर रहा है,
AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है और ऑटोमेशन की रेस में भाग रहा है, ऐसा कौन सा बड़ा झूठ है जिसे आज पूरी दुनिया आंख बंद करके सच मान रही है? क्या ये कि AI इंसानों की जगह ले लेगा या शायद कुछ और? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और क्या कोई अनजान व्यक्ति कहीं किसी कोने में बैठकर उसी झूठ का फायदा उठाकर भविष्य की 0 to 1 मोनोपोली तैयार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। जो इस रहस्य को पकड़ लेगा, भविष्य उसी का होगा। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप दुनिया को और उसके बने बनाए नियमों को देखें तो उन पर शक करना सीखें। सफलता के नियम कोई सफेद और साफ एक्सरे रिपोर्ट नहीं है। असली खजाना वही है जहां दुनिया देखने से कतरा रही है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने खुद के रहस्यों की खोज जारी रखिए।